नमस्कार। आज हम लोग करंट का टॉपिक देखेंगे। करंट आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अभी हाल फिलहाल में बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बीपीएससी के द्वारा जो टीचरों का दूसरी वैकेंसी है, जिसमें 6 to 8 और 9, 10 और 11, 12 के लिए, उसमें भी करंट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो आज के लिए हम लोग शुरू करते हैं करंट का टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया गया है, का 128वां संविधान संशोधन विधेयक एवं 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा और बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ामों के लिए। जब नई संसद का निर्माण हुआ, जिसे सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत जब नई संसद का निर्माण हुआ, तो उसमें जो सबसे पहला विधेयक पारित हुआ वो था महिला आरक्षण विधेयक। काफ़ी समय से इसकी मांग चल रही थी। लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी कि जितनी लोकसभा में सीटें हैं उसकी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और ये लागू होगा संभवतः 2028 के लोकसभा के चुनाव में, या उससे पहले अगर परिसीमन हो जाता है, या अगला जब जनगणना पूरा हो जाएगा तो उसके बाद अगर हो सके तो किसी राज्य में ये लागू हो जाए। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, संभवतः 2028 के होने वाले लोकसभा चुनाव में ये 33% कानून महिलाओं के लिए लागू होगा। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है नारी शक्ति वंदन विधेयक। इसका नाम है नारी शक्ति वंदन विधेयक। और इसके लिए कौन सा 128वां संविधान संशोधन विधेयक और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। अब इन दोनों को अच्छी तरह समझ लेना है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि हमेशा लोकसभा में कोई ना कोई बिल मतलब कानून आते रहता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे जो कानून आते हैं वो पास ही हो जाएं। तो जो कानून पास नहीं होता है वो विधेयक के तौर पर लिस्टेड हो जाता है। जैसे मान लिया जाए, इससे पहले 125 आया होगा, 26 आया होगा, 27 आया होगा, 28 आया होगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 26 पास ही हो गया होगा, हो सके वो न पास हुआ हो, या हो सके वो पास हो गया हो। तो जब कोई विधेयक पास हो जाता है तो वो अधिनियम हो जाता है। जैसे 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी इससे पहले 105 जो विधेयक आए हैं, या 128 विधेयक में से 105 विधेयक पास हो चुके हैं जो कि अब कानून का रूप ले चुके हैं। 106वां नारी वंदन विधेयक हो गया। और और 128 में से सारे विधेयक जो 106 से लेकर 128 के बीच के जो विधेयक हैं वो सारे विधेयक पास नहीं हुए। तो आपको बस बेसिक चीज़ समझना है कि 128वां संविधान संशोधन विधेयक आया और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। इस विधेयक को अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 19 सितंबर को पेश किया। अब अर्जुन राम मेघवाल कौन है? ये भारत के कानून मंत्री हैं, यानी कि BR अम्बेडकर के बाद ये दूसरे दलित कानून मंत्री हैं। ऐसे ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं और ये पूर्व राजनयिक हैं, यानी कि आप ये कह लीजिए कि एक IAS कैडर के अधिकारी हैं और उसके बाद ये राजनीति में आए। तो अभी भारत के कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। यह आरक्षण नई जनगणना व परिसीमन के बाद लागू होगा। परिसीमन किसको कहते हैं? परि मने चारों तरफ का, सीमा को बांधना, यानी कि जनगणना देखा जाता है कि जनगणना के बाद जब कोई इलाके का जब सर्वे किया जाता है तो देखा जाता है कि किस इलाके में कितना डेवलपमेंट हुआ, और उसी के अनुसार उसमें सीटें उसकी क्षेत्र को काट के दूसरे लोकसभा में जोड़ दिया जाता है। या उस क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट हो चुका है, जिस क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हुआ है उस क्षेत्र को और बड़ा कर दिया जाता है दूसरे लोकसभा के सीट के लिए, ताकि इसका डेवलपमेंट हो सके। जिसे कहते हैं परिसीमन। 29 सितंबर को राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद यह अधिनियम हो गया। तो आपको ये पता होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जब जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही कोई भी विधेयक कानून के रूप में लिस्टेड हो जाता है, अधिसूचित हो जाता है। तो जब तक राष्ट्रपति का उस पर
मुहर नहीं लगता है या जब तक उनका सिग्नेचर नहीं होता है तब तक वो विधेयक ही है, अधिनियम नहीं हुआ है। अगला है कि राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में यह लागू नहीं होगा, यानी कि दिल्ली में लागू होगा, जम्मू कश्मीर में लागू होगा, लेकिन पुदुचेरी विधानसभा में, जिसे पांडिचेरी कहा जाता है, पुदुचेरी विधानसभा में ये लागू नहीं होगा और राज्यसभा में ये 33% आरक्षण को कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 33% आरक्षण 15 वर्ष के लिए है। तो आपको ये पता होगा कि भारत में आरक्षण किसी भी क्षेत्र में जो दिया जाता है आरक्षण अस्थायी नहीं है। ये 10 साल के बाद, 15 साल के बाद रिव्यू किया जाता है कि इसमें कितना इसकी ज़रूरत है, कितना इसमें सुधार हुआ है। अगर सरकार को ऐसा लगेगा कि नहीं 15 सालों में महिलाओं का काफ़ी अच्छा खासा विकास हो चुका है तो 15 साल के बाद ये आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। और सरकार को ऐसा लगेगा कि नहीं अभी जितना ज़रूरत है उतना विकास नहीं हुआ है तो फिर आगे ये 15 साल के लिए इसे बढ़ा दिया जाता है। एक देश एक चुनाव के लिए रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति की पहली बैठक 23 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। सरकार एक देश एक चुनाव के परिकल्पना पे चल रही है। इसके लिए इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इसमें 8 सदस्यों को बनाया गया है, जिनमें अमित शाह भी हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी भी हैं, हालांकि उन्होंने मना कर दिया कि मैं शामिल नहीं होऊंगा, और पूर्व राज्यसभा विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद भी हैं। इस तरीके से और लोगों को 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। हरीश साल्वे जो कि इतने जाने माने वकील हैं, हरीश साल्वे को भी इस कमेटी में रखा गया है। अब ये है क्या, एक देश एक चुनाव कहने का सरकार का इसलिए ये चाह रही है कि जैसे लोकसभा का जब चुनाव हो, 2028 में जब चुनाव हो, तो भारत में जितने भी राज्य हैं उस राज्य के विधानसभा के चुनाव भी उसी साथ हो जाए। यहाँ तक कि जो मुखिया के जो चुनाव होता है पंचायती राज का, वो भी साथ में करा लिया जाए। इससे क्या होगा, इससे जो बार बार चुनाव का बोझ सरकार के ऊपर पड़ता है वो बचेगा, समय बचेगा, जो चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है उसमें बचत होगी, काम में तेज़ी रहेगी। सरकार इसीलिए चाह रही है कि एक देश एक चुनाव हो, ताकि चुनाव को बार बार करवाने से जो धन बल का प्रयोग किया जाता है उससे बचा जाए और खर्च कम से कम हो और लोगों को परेशानी भी कम से कम हो। एक बार ही किसी जगह पर कर्मचारियों को भेजा जाएगा, 3-4 बैलेट में एक ही बार चुनाव करा लिया जाएगा। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं रामनाथ कोविंद। अगला है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट FTII का चेयरमैन R माधवन को बनाया गया है। शेखर कपूर का स्थान इन्होंने लिया है। फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान ये पुणे में है और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं R माधवन। ये काफ़ी फिल्मी दुनिया के काफ़ी जाने माने अभिनेता हैं। 3 इडियट और कई एक फिल्मों में ये इन्होंने बहुत बेहतरीन अभिनय किया है। अभी इनकी एक फिल्म आई थी रॉकेट द नंबूदरी, ये काफ़ी चर्चित रही, इसे काफ़ी पुरस्कार मिला। तो R माधवन को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले शेखर कपूर थे। शेखर कपूर काफ़ी जाने माने डायरेक्टर हैं, इन्होंने बैंडेड क्वीन वगैरह फिल्में बनाई हैं, काफ़ी प्रसिद्ध निर्देशक हैं। तो पहले वो थे, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो अब R माधवन को बनाया गया है। अगला है डॉक्टर स्वाति नायक को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन का नर्मल ई बोरलॉग पुरस्कार दिया गया है। तो जो नर्मल ई बोरलॉग का नाम आप जानते होंगे कि दुनिया में जो हरित क्रांति जो आई नर्मल बोरलॉग का ही योगदान है। तो उनके नाम पे पुरस्कार का गठन किया गया है। काफ़ी समय से है ये पुरस्कार, तो ये दिया गया है, भारत की हैं स्वाति नायक को दिया गया है। अगला है कि अमेरिकी फाइनेंस पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने वर्ष 2023 के लिए केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के रेटिंग में शक्तिकांत दास को A+ ग्रेड दिया है। यानी कि अमेरिका की एक पत्रिका है, पत्रिका का नाम क्या है, अमेरिकी फाइनेंस पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस उसका नाम है, अमेरिका की पत्रिका है। इसने भारत के शक्तिकांत दास जो RBI के गवर्नर हैं उनको A+ ग्रेड दिया है। ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर इसे लोगों के द्वारा वोटिंग करा के दिया जाता है और A+ ग्रेड शक्तिकांत दास को मिला है। अगला है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 65वां कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया है। फिलीपींस एक एशिया का देश है, वहाँ के राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। और ये भारत के पहले जब ये उसका स्थापना
58 में हुआ, तो 59 में ये सबसे पहले पुरस्कार भारत के ही व्यक्ति को दिया गया था। और अभी ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर रवि कन्नन को। और रवि कन्नन कौन है? रवि कन्नन कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, और कैंसर में जो सबसे सस्ता उपाय किया जा सकता है कैंसर के रोगियों के लिए, उसके लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। पूरे विश्व में 4 लोगों को दिया गया है, 4 लोगों में से भारत के रवि कन्नन हैं। इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, एशिया का नोबेल कहा जाता है। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 वहीदा रहमान को दिया गया है। 8वीं महिला हैं, 2020 में आशा पारेख को दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय फिल्मी दुनिया का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और पहला पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। और अब अभी तक जब से इसकी स्थापना हुई है 8 महिलाओं को दिया जा चुका है, जिसमें 8वीं महिला हैं वहीदा रहमान। और इससे पहले 2020 में आशा पारेख को दिया गया था। किस वर्ष के लिए दिया गया? 2021 के लिए दिया गया। आशा पारेख को 2020 के लिए दिया गया था। अगला है कि भारत में हरित क्रांति के जनक रहे डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन 98 वर्ष की आयु में चेन्नई में हो गया। भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति 1967-68 में आई, आपको पता होगा। तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है, और इनके द्वारा ही गेहूं और चावल की पैदावार में वृद्धि हुई, जिससे भारत आज फसलों के मामले में आत्मनिर्भर है। तो इनका निधन हो गया 98 वर्ष की आयु में चेन्नई में। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन होगा। 2016 में कैप्टन तुषार महाजन जो हैं सो आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। ये रहने वाले भी उधमपुर के ही थे, तो उनके नाम पर ही उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब शहीद कप्तान तुषार महाजन कर दिया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर होगा। महाराष्ट्र में औरंगाबाद ज़िला है, तो औरंगाबाद ज़िला का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। अगला है कि महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का नाम धाराशिव होगा। उस्मानाबाद महाराष्ट्र का एक जगह है, वहाँ उसका नाम अब कर दिया गया है धाराशिव। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।